बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने जो MTH 644 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो 58 मॉड्यूल से अबव जो है वो जितने भी इस वीडियो के अंदर क्लियर हुए वो हम मॉड्यूल कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि यार न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक चीज़ और है कि इस बुक की जो प्रिपरेशन है वो चाहे मिड टर्म हो या फाइनल टर्म हो, इसमें ज़्यादातर जो है वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, मैथमेटिकल चीज़ें हैं। तो इसमें आप लोगों की जो थ्योरी है, आप लोग मीन्स इसमें जो आप लोगों के थ्योरम्स की स्टेटमेंट दी जाती हैं वो तो आप जो है वो मस्ट किया करें। हर जो हमारे पास थ्योरम इस बुक के अंदर दिया गया है वो आप मस्ट करें ताकि आप लोगों के जो MCQs हैं वो डिटेक्ट ना हो सकें। सही है, अगर आप लोगों के MCQs अच्छे हो जाएंगे तो अब तब आप लोगों को जो है वो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम लोग जो है वो अच्छे मार्क्स लेने के काबिल हैं। ठीक है, इसके अंदर यही चीज़ जो है वो ज़रूरी है कि आप पहले जो है वो इनके अंदर जितने भी थ्योरम दिए जाते हैं उन थ्योरम्स की स्टेटमेंट आप लोग जो मस्ट करें, और उन थ्योरम्स की स्टेटमेंट अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से तो आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं और आप लोगों का जो थ्योरम का प्रूफ है वो भी हाफ से ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन होता है। सिर्फ स्टेटमेंट को समझना जो है वो बात ज़रूरी होती है। तो हमारे पास जो 58 है इसमें हमारे पास जनरलाइज्ड कंटोर एट्स मैयर है। ये हमने जो 57 के अंदर कंटोर मैयर के बारे में पढ़ा था उसके ही सेम कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो 59 मॉड्यूल है, 59 मॉड्यूल के अंदर क्या चीज़ है कि हमें एक चीज़ जो है वो थ्योरम के अंदर दी गई है कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस दिया गया है और ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ पे भी एक चीज़ और बता दूं कि हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो हमारे पास है ये मस्ट MCQs में आपसे वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल ये आए पड़े हैं और आप लोग ये देख लें। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ये होता है कि हमारे पास E1 जिस तरह से यहाँ पे दिया गया कि E1 जो है वो सबसेट है E2 का और E2 हमारा सबसेट है E3 का। इसी तरह हमारे पास E3 जो है वो E4 का सबसेट होगा। और अगर हम लोग जो है वो रियल नंबर में देखें तो हमारा 1 जो है वो सबसेट है 2 का, 2 जो है वो सबसेट है 3 का और 3 जो है वो सबसेट है 4। मीन हमारे पास हर जो प्रीवियस होता है वो नेक्स्ट का सबसेट होता है। ये हमारे पास होता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर एक चीज़ और जो याद रखने वाली है वो ये है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर हमारे पास यूनियन होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर दी जाती है वो हमें दिया जाता है यूनियन। और इसके अलावा जो चीज़ याद रखनी आप लोगों ने रखनी है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जब हमारे पास फाइनाइट चीज़ होगी तब हमारे पास वो n तक चीज़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास वो इनफाइनाइट को जाएगी, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी तब वो n-1 से अबव जो एलिमेंट या n+1 से एलिमेंट जो है वो अबव इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों ने ये MCQs के हवाले से याद रखना है कि हमारे पास ये जो मैयर ऑफ यूनियन इनटू 1 से इन्फिनिटी और मैयर ऑफ यूनियन इनटू E ऑफ n है, ये हमारे पास दोनों के एक दूसरे के इक्वल है और इनकी जो लिमिट है अगर हम वो भी लगा दें तो इनके यूनियन के इक्वल होती है। सही है, इस लिमिट के हम जो है लिमिट की जगह पे हम समीशन का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ जो है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस में नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने F1 को E1 की इक्वल रख लिया, F2 को E2 की इक्वल रख लिया। सही है, और इसी तरह हमने ये कहा कि F1 हमारा जो है वो E1 के इक्वल है, तो जो हमारा F2 होगा वो हमारे पास क्या होगा, F2 हमारे पास होगा E2 माइनस E1 के। अब ये किस तरह से होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो फार्मूला है कि F ऑफ n जो है वो हमारे पास इक्वल होता है E ऑफ n माइनस E ऑफ n-1। ये भी वो आपसे MCQs के अंदर फार्मूला जो है वो पूछ सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो है वो K की फॉर्म में इन दोनों को लिख देना। K की फॉर्म में लिखने के बाद देन आपने इनके ऊपर जो है वो मैयर अप्लाई करवा के यूनियन की फॉर्म में इधर भी लिख देना, ये भी लिख देना, और ये हमारे पास जो है वो डिसजॉइंट मैयर सेट है। देन हमारे पास अगर हम यहाँ पे यूनियन या समीशन पॉइंट यूज़ करें तो हमारे पास एक दूसरे के ये इक्वल होते हैं। देन यहाँ पे ये चीज़ ही आप लोगों ने बस देखनी है। ठीक है, तो आप लोगों का जो प्रूफ है वो इजीली कवर हो जाएगा। इसके अलावा जितना प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग इतना भी कर लें। बेशक जो हैंडआउट्स पे लिखे हुए हैं वो आप ना भी करें, बस इस चीज़ को समझें और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। तो जितना आप लोगों को आता हो आप लोग उतना लिख के आप लोग जो है वो आ जाएँ तो आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। मीन्स उसके अंदर कोई भी जो है प्रिपरेशन या उसके अंदर जो मार्क्स की वो कटिंग नहीं होती अगर आप लोग चीज़ को सही लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 60 टॉपिक के अंदर डिक्रीजिंग सीक्वेंस का कंसेप्ट दिया गया। डिक्रीजिंग सीक्वेंस में यहाँ पे जो है आप लोगों ने याद रखना है इंटरसेक्शन यूज़ होता है। इंक्रीजिंग में हमारे पास जो होता है वो यूनियन का साइन यूज़ होता है। और इसके अलावा आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है उसमें यह चीज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर होती है कि हर जो दूसरा होता है
ठीक है, वो हमारे पास जो है क्या होता है कि हर जो पहला सेट होता है वो हमारे पास दूसरे का सबसेट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास E2 जो है वो E1 का सबसेट बनेगा। ठीक है, पहले हमारे पास इंक्रीजिंग में क्या था कि E1 हमारा सबसेट था E2 का। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो E2 है वो हमारा सबसेट बन रहा है E1 का। ये हमारे पास जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर होता है और इसको हम इंटरसेक्शन के अंदर इस फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अंदर हमने क्या करना होता है, इनके ऊपर हमने आउटर मेजर को अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग वाला दिया गया इंटरसेक्शन की फॉर्म में। इसके अंदर ये चीज़ हम लोगों ने लिखनी है। इस चीज़ को हम कहाँ पे लिखेंगे, वो हमारे पास ये चीज़ जो है E ऑफ सीक्वेंस, यहाँ पे E ऑफ n है तो हम यहाँ पे ले रहे हैं E ऑफ n इंटू n तक। ठीक है, देन इनके ऊपर हम जो है वो लिमिट अप्रोच करवा देंगे इन्फिनिटी। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि हमारे पास ये चीज़ थी। सब्ट्रैक्शन करने के बाद इनके ऊपर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगी। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीजिंग जो हमारे पास रैकरिंग होता है, जो कि मीन्स रिपीट हो रहते हैं, उनकी फॉर्म के अंदर लिख के आप लोगों ने लिख देना है कि ये हमारे पास जो है वो प्रूफ हो गया। सेम स्टेप आप लोगों ने करना है। सिंपली आपने इतना याद रखना है कि डिक्रीजिंग में हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन यूज़ होगा और इंक्रीजिंग में हमारे पास यूनियन का साइन यूज़ होगा। और इसके अलावा इंक्रीजिंग में हर पहला सेट दूसरे का सबसेट होता है और डिक्रीजिंग में हर दूसरा सेट जो है वो पहले सेट के सबसेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 61 मॉड्यूल है और 61 मॉड्यूल हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और ये हमारे पास बोरल सेट की डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा पेपर्स में आती है। ये है क्या, ये भी मैं आप लोगों को कंसेप्ट दे देता हूँ। इसमें ये चीज़ है कि आ सेट E इज सेड टू बी अ बोरल इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर हम इसको ज़ैर कर सकते हैं काउंटेबल यूनियन और काउंटेबल इंटरसेक्शन की फॉर्म के अंदर। अब काउंटेबल यूनियन और काउंटेबल इंटरसेक्शन में हमने कौन सी चीज़ पढ़ी है, जिसमें हम, अगर आप लोगों को याद हो, G डेल्टा वाली चीज़ हमने पढ़ी थी और हमारे पास एफ सिग्मा जो था वो हमने पढ़ा था। यही वो कंसेप्ट है बेसिकली। अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, बोरल सेट हमारे पास वो होता है, कोई भी सेट, एक ऐसा सेट जो हमारे पास बोरल सेट कहलाएगा, जिसको हम इस एक्सप्रेस कर सकते हैं काउंटेबल यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ओपन और क्लोज सेट के अंदर। तो वो हमारे पास क्या होता है, बोरल सेट होता है। ये डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है और ये है भी ईजी सी। इसमें यह है कि हमने इसको सबसे पहले किया, इंटरसेक्शन का सीक्वेंस लिखा है, फिर हमने इसको ओपन सेट के अंदर लिख दिया है। हमने यही कहा था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ या काउंटेबल यूनियन के बाद इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, ये हमारे पास जो है वो ओपन सेट के इंटरसेक्शन की फॉर्म है, या हम इसको क्लोज सेट के अंदर भी लिख सकते हैं। यही चीज़ हमारे पास जो है वो 61 में बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 62 मॉड्यूल के अंदर ये चीज़ बताई गई है। अब ये हमारे पास जो है वो बोरल ऑफ मेयर स्पेस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि जो हमारे पास बोरल मैयर है वो हमारे पास स्पेस क्या है क्या। अब इसमें ये चीज़ है कि रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि हमारे पास जो बैक आउटर मैयर एम होता है, ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि एम सिंपल और एम जो स्टैरिक है, ये भी आपसे MCQ में पूछ सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे M2 बी अ क्लास ऑफ द बोरल सेट, मतलब जो हमारे पास बोरल सेट की क्लास होगी उसी को हम बोरल सेट की मैयर स्पेस कहेंगे। अगर वो क्या करता है, ये 3 एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, जो कि हमारे पास R है, B है एंड M है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास R क्या चीज़ है, बेसिकली ये भी आपसे पूछ सकते हैं। R रियल नंबर है, B हमारे पास बोरल सेट की करेक्शन है और M जो है वो हमारे पास बैक आउटर मैयर है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखनी है। आपसे यहाँ से आपसे वो MCQs पूछ सकते हैं और ये चीज़ आप लोगों के MCQs में आ जाएगी। यह चीज़ आप लोगों ने अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्लियर याद रखना है। नेक्स्ट आपका ये जो है MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है क्या कि हर जो हमारे पास बोरल सेट होता है वो हमारे पास क्या वो हमारे पास हर बोरल सेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, मैयर होता है। अब ये इसका कंसेप्ट मैं दे देता हूँ, सिंपली आप लोग फिर रीड कर लीजिएगा। हमने बोरल सेट के अंदर पढ़ा कि जिसको हम काउंटेबल यूनियन या काउंटेबल इंटरसेक्शन, जो हमारे पास इंटरसेक्शन है, इनके हम क्लोज्ड और ओपन सेट के अंदर लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास बोरल सेट होता है। अब यही चीज़ आप देख लें कि हमारे पास जो ओपन सेट होता है वो मैयरेबल होता है। ठीक है, क्लोज सेट भी हमारे पास क्या होता है, वो मैयरेबल होता है। और इसी तरह जब हम ओपन सेट का जो मैयर लेंगे, ठीक है, वो भी ओपन सेट जब हम
काउंटेबल फॉर्म के अंदर ले रहे हैं वो भी हमारे पास फिर मैयरेबल बन जाएंगे। और इसी तरह हम क्लोज सेट को जब काउंटेबल फॉर्म में लेते हैं, इंटरसेक्शन को या लेते हैं, वो भी हमारे पास मैयरेबल होगा। जब ये सारी चीज़ें मैयरेबल होंगी तो हमारे पास जो बोरल सेट होगा वो भी मैयरेबल होगा। सिंपली आपने इस चीज़ को जो है वो रीड कर लेना, आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। याद क्या रखना है कि हमारे पास कोई भी जो बोरल सेट है वो मैयरेबल किस तरह से होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने बोरल सेट की डेफिनेशन में पढ़ा है कि जब हम किसी भी सेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द काउंटेबल यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ द ओपन और क्लोज सेट, तो वो हमारे पास बोरल सेट होता है। और हमने ये चीज़ पढ़ी हुई कि ओपन सेट या क्लोज सेट हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास मैयरेबल होते हैं। तो उनका जो यूनियन होगा वो भी हमारे पास जो है यूनियन और इंटरसेक्शन भी उनका मैयरेबल होगा, तो हमारे पास बोरल सेट भी मैयरेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो 63 मॉड्यूल दिया गया है। 63 मॉड्यूल के अंदर ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं। इसका प्रूफ जो है वो आपके नोट्स के अंदर या आपके हैंडआउट्स के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया। सिंपली आपने इसको एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना, अगर करना हो तो आप इसका जो है कंसेप्ट ले सकते हैं। बेसिकली हमारे पास काउंटेबल जो सेट है या बोरल सेट है, ये हमारे पास किसके साथ होता है, ज़ीरो मैयर के साथ होता है। ये चीज़ आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है। अब भी इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि ए इज़ इक्वल x1 x2 x3 और ये सब सेट है हमारे पास रियल नंबर के, और ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे काउंटेबल हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास सिंगल्टन सेट का मैयरेबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हमने यही चीज़ अभी देखनी थी कि हमारे पास जो सिंगल्टन सेट है उसका अगर हमारे पास जो मैयर बन रहा है ज़ीरो है, तो काउंटेबल का भी हमारे पास मैयर जो होगा वो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, या बोरल सेट का हमारे पास मैयर जो होगा वो ज़ीरो होगा। अगर हम इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखते हैं ये भी ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको क्या कर देते हैं, अगर हम लिखते हैं कि काउंटेबल जो यूनियन है मैयर का, उनको हम इस मैयर के अंदर लिखते हैं तो ये हमारे पास काउंटेबल एडिटिविटी की फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा और ये इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ये हमने जो है वो काउंटेबल एडिटिविटी जो है वो मिड टर्म के अंदर पड़ी हुई है। नेक्स्ट हम जो है 64 मॉड्यूल के अंदर तरफ चल जी। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को 58 मॉड्यूल है, इसका कंसेप्ट भी आप लोगों को थोड़ा सा दे देता हूँ। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमने कंटोर का करना है। तो कंटोर में हमारे पास क्या था कि हमने एक रियल लाइन ली थी, फिर उनको हमने जब हम N1 ले रहे हैं तो हम इसको सिंपली यहाँ से कट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब हम N2 लेंगे तो हम इस पूरे पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिर इसको भी जब हम N3 लेंगे फिर जो इसमें से हमारे पास पार्ट आएंगे उनको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और नेक्स्ट जो आएंगे उनको भी 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने MCQs के वाले से जो चीज़ें याद रखनी है, बाकी यहाँ पे ये चीज़ें जो 54 मॉड्यूल है और 58 मॉड्यूल है, ये जो है वो 54 बोल रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे पास कंटोर का कंसेप्ट है वो, और ये जो हमारे पास है डेफिनेशन के अलावा जो चीज़ें इस तरह की लाइंस वाली दी गई हैं उसमें सिर्फ आपके MCQs आ सकते हैं। ये फार्मूला एस इन्फिनिटी के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि एस इन्फिनिटी इक्वल होता है a/1 - r के, और जो हमारा m(c) होता है ये हमारे पास 1 - अल्फ़ा के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे पास 64 मॉड्यूल है, उसके अंदर यही चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी जो है वो सारी की सारी करवाई हैं कि हमारे पास ये चीज़ होगी तो वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ बताएगी कि हमारे पास 64 मॉड्यूल के अंदर है सम मॉड्यूल 1 के लिए जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सम मॉड्यूलो 1 के लिए, तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास x, y जो है वो बिलोंग कर रहा है a से, और इसमें हमारे पास 0 और 1 है। इसको हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, ये सिंपली आपने MCQs के वाले से याद रखनी है। MCQs में वो पूछ सकते हैं कि अगर हम फंक्शन को क्या ले रहे हैं, x + y इज़ लेस देन 1 ले रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो x + y आएगा। और अगर हम x + y ग्रेटर देन इक्वल 1 ले रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो x + y इंटू -1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी ट्रांसलेशन के बारे में देखें तो हमारे पास जो e जो है वो सब सेट है a का, और ये भी 0 1 से है, और हमने ये कहा है कि y बिलोंग कर रहा है a से, तो हम इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो गया, हमने ये लिया कि 0 और 1। हमने ऊपर कहा कि अगर हम लेस देन 1 लेते हैं तो आंसर x + y आएगा, ग्रेटर देन 1 लेते हैं या इक्वल लेते हैं तो x + y - 1 हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा। ये हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास x + y इंटू x बिलोंग कर रहा है a से। जब हम x + y की फॉर्म में लिख रहे हैं तो मतलब हम इसको लेस देन 1 ले रहे हैं, और यही चीज़ हमारे पास जो है वो सेट ऑफ सम जो हमारे पास मॉड्यूल 1 है इसके अंदर जो है वो गिवन गए। नेक्स्ट हम जो है वो 65 मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।